देखिए आज की क्लास में हम यहाँ पर जो चट्टानों का टॉपिक हमारा चल रहा है उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए तो आग्नेय चट्टानें हमने पढ़ी थी इससे पहली क्लास में। उन आग्नेय चट्टानों के विभिन्न रूपों के अंतर्गत आंतरिक आग्नेय चट्टानों के रूप के बारे में बात करेंगे। इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानों के विभिन्न रूप। अब देखिए आग्नेय चट्टान जो होती है वो ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा इनका निर्माण होता है। ज्वालामुखी क्रिया से जो मैग्मा निकलता है उसके जमने से वस्तुतः आग्नेय चट्टानें बनती हैं। अब इसमें जब गर्भ के अंदर से जब मैग्मा बाहर की तरफ आता है तो उस आने की प्रक्रिया में मध्यवर्ती भाग में पृथ्वी के आंतरिक भाग में जब मैग्मा जमता है तो उससे विभिन्न मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानों के रूप निर्मित होते हैं। और इन रूपों के अंतर्गत ही हम यहाँ पर ये 4-5 नाम जो मैंने बता रखे हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे, इनके बारे में देखेंगे। देखिए आंतरिक आग्नेय चट्टान को भी दो भागों में बांटा था। आग्नेय चट्टानों के रूप दो बताए थे मैंने पहली क्लास में। एक तो होता है बाह्य रूप जिसमें बेसाल्ट और बेसाल्ट की टूट फूट से अनाच्छादन की प्रक्रिया से वस्तुतः काली मिट्टी का निर्माण होता है, रेगुर मिट्टी बनती है। और आंतरिक आग्नेय चट्टान है उसमें दो भागों में रखा था। एक पातालीय चट्टान है जो बहुत ज्यादा गहराई में मैग्मा जमता है तो उससे जो अंदर जो रूप बनता है उसको पाताली चट्टान कह सकते हैं। जैसे ग्रेनाइट है वो वस्तुतः अंदर भागों में आंतरिक भागों में जमता है। इसके बाद मध्यवर्ती भागों में हमने बात की थी उसमें मैग्मा ऊपर आने की प्रक्रिया के दौरान मैग्मा के बीच में ही जमकर ठोस होने से इन चट्टानों का वस्तुतः निर्माण होता है, जैसे डोलेराइट। तो मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानों के विभिन्न रूप या इसको मैंने कल बताया था ज्वालामुखी के आंतरिक रूप भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? ज्वाला आंतरिक। देखिए बात समझनी है क्योंकि ज्वालामुखी का टॉपिक भी हमारे पाठ्यक्रम में दे रखा है। तो इन चीजों को चाहे वो चट्टान से संबंधित करके पूछे, चाहे ज्वालामुखी के आंतरिक रूप या ज्वालामुखी की आंतरिक संरचनाओं के बारे में पूछे, तो ये टॉपिक आएंगे। और बात आपको इतनी समझनी है कि ज्वालामुखी क्रिया के दौरान भूगर्भ के अंदर से मैग्मा जब बाहर की तरफ आता है तो बाहर आने की प्रक्रिया के दौरान मैग्मा के बीच में ही जम करके ठोस होने से इन चट्टानों का निर्माण होता है। तो ये मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानों के रूप में देखिए बैथोलिथ। अभी सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखाऊंगा मैं, काफी महत्वपूर्ण है, अलग अलग तरीके से प्रश्न आते हैं। बिल्कुल आपको बिल्कुल सारगर्भित रूप में सबके बारे में। पैथोलिथ स्टॉक, पहले तो आपका यही काम है कि कई बार जीके के जैसे पेपरों में यही किया जाता है पैथोलिथ किससे संबंधित है। ज्वालामुखी से, भूकंप से, सुनामी से, इस तरीके से कोई प्रश्न आ जाए। ज्वालामुखी से बड़ा इजी सा प्रश्न है। ज्वालामुखी में फिर पूछते हैं आपको बैथोलिथ है वो कौन सी चट्टान का रूप है, आग्नेय का, अपशादी का, कायांतरित का। वहां पे आपके आग्नेय आएगी। तो कहने का मतलब बिल्कुल सिंपल से प्रश्न लेकर के जितने भी हार्ड प्रश्न आते हैं वहां तक यदि कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पैथोलिथ, स्टॉक, बैकोलिथ, हेकोलिथ, टोपोलिथ, हिल और डाइक। अब देखिए थोड़े से नाम आपको अटपटे लग रहे होंगे, नहीं बैथोलिथ, लेकोलिथ, मैं आपको बिल्कुल इंडिकेट करके बताऊंगा इसको किस तरीके से आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बैथोलिथ के बारे में। देखिए बैथोलिथ क्या होता है, आंतरिक रूप है, थोड़ा अधिक गहराई में होता है। एक तो ये ध्यान रखना है आपको, गर्भ के अंदर अत्यधिक गहराई में होता है और एक थोड़ा सा ज्यादा बड़ा गुंबदाकार रूप है। जो पर्वत हैं उनके नीचे मतलब उनके अंदरूनी भागों में ज्यादातर पर्वतों के कोर भाग में ये मौजूद है बैथोलिथ। तो सबसे पहला लिख लीजिए आप बैथोलिथ। बैथोलिथ इंग्लिश का ही नाम है। बैथोलिथ ये प्राग गुम्बद के आकार के होते हैं। देखिए गुम्बद जब होता है तो उसके तीव्र किनारे जो होते हैं तीव्र ढाल वाले होते हैं। एक हमारे इस फर्स्ट ग्रेड के पाठ्यक्रम में जो पाठ्यक्रम है उसमें ढाल विश्लेषण के अंतर्गत ढालों के प्रकार दे रखे हैं। वहां पे एक ढाल आता है उत्तल ढाल। अब देखिए मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा कि उत्तल ढाल होते हैं इसके गुंबद की। तो कहने का मतलब ज्यादातर ये बैथोलिथ अत्यधिक गहराई में पाए जाते हैं और मैग्मा का गुंबदाकार जमाव होता है। बैथोलिथ के बारे में अलग अलग बिंदुओं में लिख लीजिए आप इस तरीके से। ये प्राय गुंबद के आकार के, ये प्राय गुंबद के आकार के
ये प्राय गुंबद के आकार के हैं, जिनके किनारे इनके किनारे इनके किनारे तीव्र ढाल वाले कह सकते हो या उत्तल ढाल वाले कह सकते हो। किनारे ढाल वाले हैं। अधिक गहराई में स्थित होते हैं। अधिक गहराई में स्थित, ये भी इसकी खासियत है। देखिए ये जितनी भी मैं लिखा रहा हूं इस वजह से है क्योंकि आज के समय में जो प्रश्न पत्र आते हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड का, नेट का, कोई सा प्रश्न पत्र देखिए, उसमें आपसे एक तरीके से ये भी पूछ सकता है कि बैथोलित के बारे में जो चीजें कह रखी हैं। अब देखिए सामान्य कोई विद्यार्थी को कैसा लगता है, मैं आपको बताऊं, कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं उनको बिल्कुल सीधा सीधा पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, सर बिल्कुल अच्छा पढ़ाते हैं, इजी आ रहा है। लेकिन आप लेक्चर की तैयारी कर रहे हो और आज के समय में लेक्चर की नहीं है, आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कीजिए, प्रश्न पत्रों का जो स्तर है वो काफी अच्छा आता है, मतलब लगभग लगभग सभी का स्तर है वो काफी बेहतरीन आने लगा है। इस वजह से आपको उसी पाठ्यक्रम में उसी टॉपिक को थोड़ा सा ज्यादा गहराई से पढ़ना पड़ेगा प्रश्न पत्र को हल करने के लिए। तो ज्यादा इजी पढ़ोगे तो प्रश्न आएगा नहीं, थोड़ा सा आपको जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ बच्चे समझे सर बैथोलित है, समझ गए हम आंतरिक रूप है और आपको ग्रेनाइट चट्टान से संबंधित है या आपके चट्टानों से संबंधित है, ज्वालामुखी रूप है, बस। लेकिन मैं जो कह रहा हूं इस तरीके से यदि प्रश्न आता है तो आपको ये चीज पता होना जरूरी है उस प्रश्न को हल करने के लिए। तो विभिन्न रूपों में जैसे अलग अलग टाइप के मैंने लिखा है आपको, ये प्राय गुंबद के आकार के होते हैं जिनके किनारे तीव्र ढाल वाले होते हैं। अधिक गहराई में स्थित होता है आधार, अधिक गहराई में स्थित इनका आधार, मतलब जो बेस है वो अधिक आधार, जो बेस कह सकते हैं उसको, अधिक गहराई में स्थित होता है। क्या होता है इनका बेस ज्यादा गहराई में होता है औरों की तुलना में। अधिक चौड़े, अधिक चौड़े, विस्तृत, अधिक चौड़े होते हैं, विस्तृत होते हैं, मोटे होते हैं और लंबे, ये भी इसके साथ है। पर्वत के किसी कोर में मौजूद है तो पर्वतों की आपकी हजारों किलोमीटर लंबे होते हैं, पर्वत सैकड़ों किलोमीटर लंबे होते हैं, तो उस हिसाब से अधिक चौड़े होंगे, बेस इनका विस्तृत होगा, मोटे होंगे और लंबे होंगे। कहने का मतलब ये तीन चार चीजें भी इसके साथ चलेंगी यदि कोई विशेषता वाला प्रश्न आता है तो। बैथोलित ग्रेनाइट चट्टानों के रूप में विश्व के अधिकांश पर्वतों के कोर में मौजूद हैं। बैथोलित ग्रेनाइट चट्टानों के अधिकांश पर्वतों के कोर में मौजूद हैं। देखिए ये भी विशेषता है कि बैथोलित ज्यादातर पर्वतों के कोर में या बेस में मौजूद है। वस्तुतः बैथोलित अत्यधिक गहराई में पाए जाने वाला मैग्मा का गुंबदाकार जमाव है, ये इसकी समरी में लिखाऊंगा अभी। तो ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिए, करना कुछ नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आने जाने का टाइम बचता है, जब हम ऑफलाइन कोचिंग लेते हैं तो आते हैं जाते हैं वहां बैठते भी हैं, तो वो सारा टाइम बचेगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा टाइम ज्यादा लूंगा। लेकिन इसका एक फायदा भी है, आपको ज्यादातर चीजें क्लास में ही याद हो जाएंगी, ज्यादातर चीजें आप क्लास में याद कर लोगे। बस आपको क्या करना है, उन चीजों को करना है, आज हमने कुछ लिखा उसको रिपीटेशन करना है। अब धीरे धीरे आपके पास स्टडी मटेरियल ज्यादा हो जाएगा, रिपीटेशन करना है, उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ हमेशा रहना है। और अगला बिंदु इसके बारे में लिखेंगे, देखिए वस्तुतः पैथोलिथ
वस्तुतः पैथोलिथ वस्तुतः पैथोलिथ अत्यधिक गहराई में अत्यधिक गहराई में पाया जाने वाला मैग्मा का पदाकार जमाव है। वस्तुतः बैथोलिथ अत्यधिक गहराई में पाया जाने वाला मैग्मा का गुंबदाकार जमाव है। इसका समरी है कि अधिक अधिक गहराई में मैग्मा का गुंबदाकार जमाव वस्तुतः बैथोलिथ कहलाता है। अब देखिए इसकी हम डायग्राम की बात करूं तो एक तरीके से ये डोम होता है, ये आपका डोम इस तरीके का होगा वो, ये क्या हो गया गुंबद, गुंबदाकार क्या हो गए बैथोलिथ, ये गुंबदाकार रूप है बिल्कुल इसमें इस तरीके का डोम होता है। अब देखिए ढाल जो होता है इसका ढाल ध्यान रखना क्या है, ध्यान रखना ये आप जरूरी है। ढाल क्या होता है इसका, ढाल क्या है, तीव्र भी लिख लिया हमने और एक शब्द और लिख लीजिए इसके साथ, तीव्र के साथ उत्तल भी है। दोनों चीज ध्यान रखनी है, आने लायक प्रश्न है। आगे ढाल विश्लेषण बताऊंगा कैसे होता है। देखिए इस तरीके का ढाल होता है, ये ऊपर का जो रूप है ये वाला, ये क्या हो गया उत्तल ढाल है। ये ऐसा है उत्तल, उत्तल ढाल क्या कह सकते हैं, ढाल। ढाल के अलग अलग प्रकार हैं, ये उत्तल ढाल है, यही आपका डोम का होता है, गुंबद का होता है। तो गुंबद का ढाल उत्तल ढाल होता है या तीव्र, आपसे पूछे कैथोलिक का ढाल प्राय गुंबदाकार होता है, ये तो आप समझ लोगे, होता है ये भी समझ, उत्तलाकार होता है तो ये भी सही। अब देखिए अगला शब्द जो देखेंगे हम इसमें, अगली जो इस्तेलाह करती है इस तरीके से, इस बैथोलिथ को एक नंबर दें आंतरिक रूपों में, तो नंबर 2 पर आ रहा है आपके एक इस्तेलाह करती है स्टॉक, क्या नाम है स्टॉक। अब देखिए स्टॉक गुंबदाकार रूप ही होता है, कहने का मतलब यह प्राय छोटे आकार का बैथोलिथ होता है। छोटे आकार का बैथोलिथ इसका ऊपरी भाग गोलाकार एवं गुंबदाकार होता है। यह है प्राय प्राय के आकार का है, प्राय छोटे आकार का बैथोलिथ है, प्राय छोटे आकार का बैथोलिथ होता है, प्राय छोटे आकार का बैथोलिथ होता है जिसका ऊपरी भाग गोलाकार एवं गुंबदाकार होता है। का भाग आकार पदाकार होता है। कहने का मतलब ये भी एक बैथोलिथ है लेकिन छोटे आकार का, थोड़ा सा गुंबदाकार है। हाँ 4 ढालों के रूप में उसमें वाले पाठ्यक्रम में दे रखा है, बिल्कुल ढाल वाले में का पाठ्यक्रम तो इस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, इस तरीके से नोट्स हैं कि लगभग लगभग सारे प्रश्न आपको नोट्सों में ही आपके कवर हो जाएंगे और यही क्लास में ही इतना परिष्कृत सेट है मटेरियल, स्टडी मटेरियल, तो वहां कोई दिक्कत आएगी नहीं पीछे वाले में। नहीं है, सबसे ज्यादा वेटेज इसका है 12th लेवल का।
तो ये उत्तल ढाल इसका पहला है, उत्तल ढाल होता है, फिर उसके बाद मुक्त पृष्ठ होता है या खड़ा बोलते हैं इसको, फिर सरल रेखी होता है, फिर अवतल होता है। तो चार है इसके, तो सबसे ऊपर वाला इसके अंतर्गत आता है। तो ये स्टॉक है। अब देखिए स्टॉक क्या होता है, ये देखिए आप, स्टॉक का मतलब ये है कि इसके ऊपर ही होता है और इस तरीके का होता है, ये स्टॉक है, ये स्टॉक है इस तरीके से गोलाकार और गुंबदाकार, छोटा गोला और गुंबद, ये स्टॉक है। दोनों एक साथ ही बना लीजिए डायग्राम, ये हो जाएगा आपका स्टॉक। दो आंतरिक रूप हो गए, बैथोलित और स्टॉक। बैथोलित और स्टॉक देख लिया। अब देखिए आगे नंबर 3, तीसरी इस्तेलाह करती है लेकोलिथ। नंबर 3 लेकोलिथ, लेकोलिथ धरातल के नीचे अपेक्षाकृत कम गहराई में, धरातल के अपेक्षाकृत कम गहराई में, धरातल के नीचे अपेक्षाकृत कम गहराई में परतदार चट्टानों के मध्य, परतदार चट्टानों के मध्य। अब देखिए जो आपका बैथोलिथ था वो ज्यादा गहराई में था, ये आपके कम गहराई में, और उसके साथ एक चीज और लिखी है हमने, परतदार चट्टान, अपसादी चट्टानों के मध्य में। तो धरातल के नीचे अपेक्षाकृत कम गहराई में परतदार चट्टानों के मध्य जमने वाला मैग्मा का, के मध्य जमने वाला मैग्मा का गुंबदाकार जमाव, ये आपको होता है लेकोलिथ। बैथोलिथ से किस तरीके से अलग है, बैथोलिथ वस्तुतः ज्यादा गहराई में होता है, ज्यादातर पर्वतों के कोर क्षेत्र में मौजूद है, ये अपेक्षाकृत कम गहराई में होता है, और ये परतदार चट्टानों के मध्य इसका जमाव होता है। तो धरातल के नीचे अपेक्षाकृत कम गहराई में परतदार चट्टानों के मध्य जमने वाला मैग्मा का गुंबदाकार जमाव। ये पहले डायग्राम बनाया, लगभग वही डायग्राम है इसमें। तो ये आपका हो गया लेकोलिथ। अब देखिए नंबर 4, फेकोलिथ। नाम है, आपको ध्यान रखने है फेकोलिथ, एफ ए कर लीजिए या पी एच कर लीजिए, नाम है, एच से भी शुरू कर सकते हैं, फेकोलिथ। देखिए इसको आपको एक शब्द बता रहा हूं, उससे याद रखना फेकोलिथ को। फेकोलिथ बना हुआ है फोल्ड से, इसको हिंदी में कहते हैं वलन। ठीक है? अब ये क्या होता है, ये वलन होते हैं, ये होते हैं फोल्ड। आपने पर्वत निर्माण सिद्धांत पढ़ा होगा, आपका कोबर का सन्नति सिद्धांत। कोबर कहता है कि पहले भूसन्नतियां थी, सागर एक जियो लाइन थी, और उसमें मलबा जमने से, दोनों तरफ से प्रेशर पड़ने से वो वलित हो गया मलबा, और ये वलन होता है, इसमें लहरनुमा जमाव होता है। अब देखिए इस वलन में क्या होता है, एक तो ये भाग है और एक ये भाग है, एक ये भाग है और एक ये नाम है। इसको ज्यादा डिटेल में हम टोपोग्राफी आपके पटल संचलन, उसके अंतर्गत ये टॉपिक आएगा। और मैंने आपको कहा था मैं पढ़ाते समय आपको इधर उधर भी ले जाऊंगा, कई बार बिल्कुल सीधे सीधे ले जाते हैं ना, तब जाके लगता है हमें भाई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपको इधर उधर से कोरिलेटेड करोगे तो चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। तो ये फोल्ड है, फोल्ड की ये अपनति होती है, अभिनति होती है, क्योंकि वहां भूपटल संचलन में वलन के टॉपिक को अलग से पढ़ेंगे, वलन क्या है, वलन के प्रकार कौन कौन से। तो मैं हल्का सा बता रहा हूं, फोल्ड से, एफ से आपको फेकोलिथ को फोल्ड से याद रखना है, फेकोलिथ फोल्ड।
तो फोल्ड में क्या होता है, अपनति और अवनति होती है। तो अपनति और अवनतियों में होने वाला मैग्मा का जमाव होता है फेकोलिथ। इसको कहेंगे अपनति, कहेंगे अभिनति। अपनति, अभिनति कहने का मतलब भूगर्भ में वलन की अपनति और अवनतियों में होने वाला मैग्मा का जमाव होता है फेकोलिथ। देख लीजिए, भूगर्भ में वलन की अपनति एवं अभिनतियों में होने वाला, भूगर्भ में वलन की अपनति एवं अवनतियों में होने वाला मैग्मा का जमाव, ये फेकोलिथ है। तो इसको एक तरीके से देखिए, ये आपका ये अपनति और अवनतियों में जो मैग्मा का जमाव होता है, जो लहरनुमा जो मोड़ होते हैं, उनकी अपनति और अवनतियों में जो जमाव है उसको कहेंगे फेकोलिथ। तो ये फेकोलिथ आपके समझ में आ गए होगा। अब देखिए आगे, फेकोलिथ के बाद अगला है लोपोलिथ। 5 नंबर आएगा, क्रम देख लेना कोई। अब देखिए इसमें भी थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लग रहा है, वो लेपोलिथ था, लेकोलिथ और ये लोपोलिथ। फर्स्ट ग्रेड का जो पाठ्यक्रम है ना, पार्ट है। कई लोग क्या उसको मिक्सअप करके पढ़ते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बिल्कुल एज इट इज जो एससी का पाठ्यक्रम है, एससी के पाठ्यक्रम में 3 पार्टों में रखा हुआ है। एक 12th लेवल रखा हुआ है, एक आपके यू लेवल है और एक पीजी लेवल है। तो यू, 12th और पीजी तीनों को एज इट इज तो आपके पाठ्यक्रम में उसी तरीके से विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। ध्यान रखना, कई बार उसको मिक्सअप कर देते हैं, क्योंकि वेटेज अलग अलग है चीजों का। क्योंकि 12th में कोई चीज है और वो आपके पीजी में कोई चीज है, या 12th में और यूजी में कोई चीज है, तो है तो वो फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी आपके 12th में भी है और फिजिकल ज्योग्राफी यूजी लेवल में भी है, लेकिन वेटेज सबका अलग अलग है। तो इस वजह से मेरा ये मानना है कि आप खुद पढ़िए चाहे कोई और पढ़ाइए, उस हिसाब से पढ़ाना चाहिए जिस प्रकार से आरपीएससी पाठ्यक्रम दे रखा है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, पीजी लेवल का जो पाठ्यक्रम है, लेवल में हर एक ब्रांच से 2-2 3-3 टॉपिक दे रखे हैं। जैसे एग्रीकल्चर के 2 दे रखे हैं, अर्बन के 1-2 टॉपिक दे रखे हैं, इस तरीके से। और इतना परिष्कृत मैटर आपको मैं लिखाऊंगा उसका, लगभग लगभग पूरा, कभी भी देख लेना आप, हर साल लगभग वही टॉपिक है, उनमें से आपके मैटर है वो आता है। उसके नोट्स बिल्कुल सेट हैं, यदि आप उनका रिटन नोट्स लेना चाहते हो वो भी प्राप्त कर सकते हो। और आप यहाँ तो हम उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन बात करने से एक जुड़ाव होता है और एक कॉन्फिडेंस लेवल आता है। तो आने जाने में आपका टाइम खराब नहीं हो रहा। अगर हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो आप बिल्कुल एक तरीके से, अगर कोई पर्सनल भी कोई है वो भी पूछ सकता है। तो टाइम खराब हुए बिना आप अच्छे से तैयारी करिए। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है, मैंने आपको बता दिया है। अभी 1-2 टॉपिक हो जाए तो शाम के टाइम बिल्कुल एज इट इज फर्स्ट ग्रेड के पाठ्यक्रम के हिसाब से आपको चर्चा करेंगे। और चर्चा पूरी तरीके से रहेगी, परिचर्चा टाइप। ऐसे नहीं एक प्रश्न किया आपने, हाथ लगा रखा है, बस टिक कर लिया, हो गया बस, ये नहीं है। क्योंकि जोड़ तोड़ करना है। जितना ज्यादा चीजों को आप अपने आप में एक बातचीत के रूप में इस तरीके से पढ़ोगे उतना ज्यादा बेहतर है। रटना नहीं है बिल्कुल, क्योंकि इजी प्रश्न तो कर दोगे आप, लेकिन वैसे जो प्रश्न आते हैं ऑन द स्पॉट जो आते हैं, उनमें दिक्कत आएगी। और पाठ्यक्रम पे फोकस रखना है, उसको आधार मान करके। तो लोपोलिथ जो है, एक तो लेकोलिथ था। लेकोलिथ तो गुंबदाकार रूप था, अपेक्षा कम गहराई वाला। ज्यादा गहराई वाला बैथोलिथ था, बैथोलिथ के ऊपर स्टॉक था। अब लेकोलिथ कम गहराई का, अपेक्षाकृत गुंबदाकार रूप है, परतदार चट्टानों के बीच।
लेकिन लोपोलिथ को आप एक तरीके से रखिए तस्त्रीनुमा संरचनाएं। जब मैग्मा का या लावा का जमाव धरातल के नीचे अवतल आकार वाली बेसिनुमा रूप में होता है या तस्त्रीनुमा होता है तो उसको बोलते हैं लोपोलिथ। देखिए, जब मैग्मा, देखिए मैग्मा लावा का अंतर मैंने आपको बता दिया था, भूगर्भ के अंदर मैग्मा कहलाता है, बाहर उसको लावा कहते हैं। जब मैग्मा का जमाव, कई जगह लावा भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा कंफ्यूजन। जब मैग्मा का जमाव रातल के नीचे, रातल के, जब मैग्मा का जमाव धरातल के नीचे अवतल आकार वाली, अवतल आकार जब मैग्मा का जमाव धरातल के नीचे अवतल आकार वाली छिछली बेसिन, अवतल आकार वाली बेसिनुमा, बेसिनुमा में होता है। तो एक तस्त्री संरचना, एक तस्त्रीनुमा संरचना का निर्माण होता है। एक तस्त्रीनुमा संरचना का निर्माण होता है, लोपोलिथ कहते हैं। कहते हैं। तो ये हो गए आपके लोपोलिथ। देखिए, मैं इस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एक न एक प्रश्न इससे टकराता है। अब क्योंकि समय के हिसाब से पेपर का स्तर बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो का तरीका थोड़ा सा डीप हो सकता है, इस वजह से मैं सारी सबके बारे में पूरा डिटेल आपको बता रहा हूं। और यही सेम टू सेम टॉपिक आपके ज्वालामुखी वाले टॉपिक में भी, हाँ इसको हम छोड़ेंगे क्योंकि वहां केवल इतनी बात करेंगे कि ज्वालामुखी के आंतरिक रूप, आंतरिक रूप में ज्वालामुखी के, तो ज्वालामुखी और चट्टान दोनों में ये टॉपिक आता है, इस वजह से यहाँ इसको हम लिख रहे हैं, तो वहां क्या करेंगे उसको केवल इतना ही पढ़ेंगे कि आंतरिक रूप है, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको कर लिया है। तो जब मैग्मा का जमाव धरातल के नीचे अवतल आकार वाली छिछली बेसिनुमा रूप में होता है तो एक तस्त्रीनुमा संरचना का निर्माण तो होता है, जिसे लोपोलिथ कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि इस तरीके से होता है, ऐसे तस्त्रीनुमा संरचना, ये है आपका लोपोलिथ।